हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज हम रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन मतलब आरपीटी के प्रोविजंस पर डिस्कशन करने वाले हैं। क्या होता है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन अंडर कंपनीज एक्ट एंड सेबी एलओडीआर 2015 के अनुसार, और रिलेटेड पार्टीज कौन होते हैं और आखिर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के ऊपर लॉ बनाने की क्या जरूरत पड़ती है और क्यों हमें रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर देने होते हैं। इन सभी क्वेश्चंस का आंसर जानने के लिए बने रहे मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक। मैं भुवन तड़ागी द लॉ टॉक्स में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानेंगे कि क्यों हम इसको रेगुलेट करते हैं और क्यों हमें रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस देने होते हैं अपनी एनुअल रिपोर्ट्स के अंदर। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता ही है कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस जो होती हैं वो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस डालती है कंपनी के ट्रांजैक्शंस और प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर। और कंपनी के अंदर जो है पैसा जो लगा होता है काफी सारे लोगों का होता है, स्पेशली अगर पब्लिक का पैसा लगा होता है तो उस पैसे का मैनेजमेंट जो है मिसयूज ना कर ले, कंपनी के अंदर ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, इसलिए हमें इसके रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के डिस्क्लोजर देने होते हैं। तो क्या सारे के सारे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो डिसएडवांटेजियस होते हैं? नहीं। कुछ जो ट्रांजैक्शंस हैं जो आर्म लेंथ प्राइस पर नहीं हुई है और जो केवल किसी पर्टिकुलर पर्सन को बेनिफिट देने के लिए की गई है और बाकी जो स्टेक होल्डर्स है उनके लिए अनफेवरेबल है, तो वही ट्रांजैक्शन जो हैं वो डिसएडवांटेजियस होती हैं। तो फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे प्रोविजंस हैं जिसके अंदर रिलेटेड पार्टी के प्रोविजंस को डिफाइन किया गया है। तो सबसे पहले कंपनीज एक्ट के अंदर सेक्शन 188 डिफाइन करता है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को। उसके अलावा रेगुलेशन 23 ऑफ द सेबी एलओडीआर रेगुलेशन 2015 के अंदर भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड प्रोविजन डाला गया है। उसके अलावा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 और INDS 24 के अंदर भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के बारे में बात की गई है। फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम अब जान लेते हैं कि रिलेटेड पार्टी की क्या डेफिनेशन है, कौन होते हैं रिलेटेड पार्टी। तो कंपनीज एक्ट के अंदर सेक्शन 276 क्लॉज के अंदर डेफिनेशन दी गई है रिलेटेड पार्टी की। तो रिलेटेड पार्टी मींस इन रेफरेंस टू अ कंपनी, मतलब किसी कंपनी के रेफरेंस में अगर मैं बात करूं तो रिलेटेड पार्टी का क्या मतलब होता है, उस कंपनी का डायरेक्टर और उस डायरेक्टर का रिलेटेड पार्टी होगा उस कंपनी के लिए। ठीक है, किसी पर्टिकुलर कंपनी की अगर मैं बात करता हूं तो उस कंपनी का जो डायरेक्टर है और उसका जो रिलेटिव है वो रिलेटेड पार्टी होगा किसके लिए, उस कंपनी के लिए। उसके अलावा मैं बात करूं की मैनेजरियल पर्सन भी रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन में आएगा और उस की मैनेजरियल पर्सन KMP का जो रिलेटिव होगा वो भी रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन में आएगा। उसके बाद बात करें कोई फर्म जहां पर उस कंपनी का जो है डायरेक्टर या मैनेजर और उनके रिलेटिव जो हैं वो क्या है, पार्टनर है, तो ऐसी फर्म भी हमारे लिए रिलेटेड पार्टी कहलाएगी। ठीक है। उसके बाद किसी प्राइवेट कंपनी और कोई प्राइवेट कंपनी हमारी रिलेटेड पार्टी कब कहलाएगी, जब हमारी कंपनी का, मान लो इस कंपनी का डायरेक्टर, मैनेजर और उसका कोई रिलेटिव क्या हो, मेंबर हो या फिर डायरेक्टर हो, तो वो प्राइवेट कंपनी भी रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन में आ जाएगी। फ्रेंड्स, ठीक है। अगर पब्लिक कंपनी की बात करूं तो उस पब्लिक कंपनी के अंदर हमारी कंपनी का, मतलब जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूं उस कंपनी का डायरेक्टर और मैनेजर, डायरेक्टर है किसी पब्लिक कंपनी के अंदर और होल्ड करता है 2% डायरेक्टर अलोंग विद हिज रिलेटिव, मतलब अपने रिलेटिव के साथ मिलकर मोर देन 2% ऑफ पेड अप कैपिटल वो अगर होल्ड करता है और उस कंपनी के अंदर वो डायरेक्टर है, तो वो पब्लिक कंपनी भी हमारी कंपनी की क्या बन जाएगी, रिलेटेड पार्टी बन जाएगी। ठीक है। अब किसी बॉडी कॉर्पोरेट की अगर मैं बात करूं तो उस बॉडी कॉर्पोरेट में हुज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिस बॉडी कॉर्पोरेट का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर और जो है मैनेजर, वो किसके अकॉर्डिंग काम करते हैं, अकॉर्डिंग विद द डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन विद द डायरेक्टर और मैनेजर, मतलब हमारी कंपनी के डायरेक्टर और मैनेजर के अकॉर्डिंग काम करते हैं। उस कंपनी का जो MD है, उसका मैनेजर है, वो हमारी कंपनी के डायरेक्टर और मैनेजर के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, उसके एडवाइस पर काम करते हैं, तो वो बॉडी कॉर्पोरेट भी हमारी क्या कहलाएगी, रिलेटेड पार्टी कहलाएगी। और कोई पर्सन ऑन हुज एडवाइस, जिसकी एडवाइस पर, डायरेक्शन पर, इंस्ट्रक्शन पर जो हमारी कंपनी के जो डायरेक्टर हैं और मैनेजर हैं वो काम करते हैं, तो वो पर्सन भी क्या कहलाएगा, रिलेटेड पार्टी कहलाएगा। लेकिन ये जो दो क्लॉज है, एनी बॉडी कॉर्पोरेट जिसमें एडवाइस दे रहा है हमारी कंपनी का डायरेक्टर और मैनेजर, और कोई पर्सन अगर हमको एडवाइस दे रहा है हमारे डायरेक्टर को और मैनेजर को, तब ये एप्लीकेबल नहीं होगा। जब ये प्रोफेशनल कैपेसिटी में अगर एडवाइस दिया जा रहा है तब वो हमारा रिलेटेड पार्टी नहीं कहलाएगा। ठीक है।
अब बात करते हैं अगर कोई कंपनी होल्डिंग कंपनी है या फिर एसोसिएट कंपनी है ऑफ सच कंपनी, मान लो किसी पर्टिकुलर कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ, कोई कंपनी की होल्डिंग है या फिर उसकी सब्सिडरी है या फिर एसोसिएट है, तो वो कंपनी भी क्या कहलाएगी, रिलेटेड पार्टी कहलाएगी। उसके अलावा मैं बात करूँ सब्सिडरी कंपनी ऑफ होल्डिंग कंपनी टू विच इट इज ऑल्सो अ सब्सिडरी, मतलब कॉमन होल्डिंग कंपनी है। सपोज हमारी कंपनी ए है और किसी बी कंपनी के साथ हम डील कर रहे हैं, लेकिन हम ए की और बी की दोनों कंपनियों का होल्डिंग क्या है, सेम है। मान लो सेम कंपनी, मान लो एक्स कंपनी, दोनों कंपनियों की होल्डिंग है, तो हम दोनों भी क्या कहलाएंगे, रिलेटेड पार्टी कहलाएंगे। ए और बी दोनों रिलेटेड पार्टी कहलाएंगे फ्रेंड्स, ठीक है। उसके अलावा क्या इन्वेस्टिंग कंपनी अगर कोई है, कोई हमारी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करता है या फिर हमारी कंपनी के अंदर उसने पैसे लगा रखे हैं, वेंचरर कंपनी है, तो भी वो रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन में आएगी फ्रेंड्स। और सच अदर पर्सन एज में भी प्रेस्क्राइब। अब बात कर लेते हैं रिलेटिव। जैसे कि आपने देखा डायरेक्टर और उसका रिलेटिव की बात कर रहे हैं, तो रिलेटिव की डेफिनेशन भी कंपनीज एक्ट के अंदर दी हुई है सेक्शन 2 सब क्लॉज 77 के अंदर। तो रिलेटिव का डेफिनेशन का मतलब क्या है यहाँ पे, रिलेटिव मींस एनीवन हु इज रिलेटेड टू अनदर। कैसे रिलेटेड है, मेंबर हो, अगर रिलेटिव की डेफिनेशन कौन आएगा, मेंबर हो HUF का, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का अगर मेंबर है कोई बंदा, तो वो क्या कहलाएगा, उसका रिलेटिव कहलाएगा। दे आर हस्बैंड एंड वाइफ, अगर हस्बैंड वाइफ है, अगर हस्बैंड के लिए वाइफ इसकी रिलेटिव हो गई और वाइफ के लिए हस्बैंड इसका रिलेटिव हो गया। और वन पर्सन इज रिलेटेड टू अनदर एज सच मैन एंड एज में भी प्रेस्क्राइब। तो और भी बंदे हैं जो रिलेटिव की डेफिनेशन में आते हैं, वो कौन बंदे हैं, रूल 4 के अंदर लिखा हुआ है, कंपनी स्पेसिफिक एंड डेफिनेशन डिटेल्स रूल 2014 के अंदर दिया हुआ था। तो कौन से हैं, फादर, फादर इंक्लूड स्टेप फादर, उसके बाद है मदर भी इंक्लूड है, स्टेप मदर भी इंक्लूड है, सन इंक्लूडिंग स्टेप सन, सन्स वाइफ, डॉटर, डॉटर्स हस्बैंड, और ब्रदर एंड सिस्टर इंक्लूडिंग स्टेप ब्रदर एंड स्टेप सिस्टर। तो ये डेफिनेशन है किसकी, रिलेटिव की, ठीक है। अब बात कर लेते हैं रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन सेबी एलओडीआर के अंदर क्या दी हुई है। सेबी एलओडीआर के अंदर भी सेम डेफिनेशन दी हुई है। सेबी एलओडीआर के अंदर क्या लिखा हुआ है, रिलेटेड पार्टी का मतलब है रिलेटेड पार्टी जो भी डिफाइन की गई है कंपनीज एक्ट के अंदर, जो कि हमने अभी पढ़ा। और उसके अलावा कहता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS 18 और AS INDS 24 के अंदर जो डेफिनेशन दी है वो इंक्लूड है किसमें, रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन में। और एक एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, एनी पर्सन और एंटिटी बिलोंग टू द प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप ऑफ ए लिस्टेड एंटिटी एंड होल्डिंग 20% और मोर शेयर होल्डिंग, तो उस केस में वो भी रिलेटेड पार्टी कहलाएगा। अब डेफिनेशन अगर हम बात करें AS 18 के अंदर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 के अंदर, वहां पे लिखा हुआ है रिलेटेड पार्टी का मतलब, रिलेटेड पार्टीज आर कंसीडर्ड टू बी रिलेटेड इफ एनी टाइम ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग पीरियड, मतलब रिपोर्टिंग पीरियड कोई भी फाइनेंशियल ईयर जो भी है, एनी पार्टी हैज एबिलिटी टू कंट्रोल द अदर पार्टी, दूसरी पार्टी को क्या कर सकता है, वो कंट्रोल कर सकता है और एक्सरसाइज करता है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर अदर पार्टी। तो इन दैट केस कि अगर उसका कंट्रोल है और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है टू अदर पार्टी, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा रिलेटेड पार्टी कहलाएगा, AS 18 में कहते हैं, ठीक है। उसके बाद INDS 24 में क्या कहता है कि ए पर्सन और ए क्लोज मेंबर ऑफ दैट पर्सन फैमिली इज रिलेटेड टू द रिपोर्टिंग एंटिटी। रिपोर्टिंग एंटिटी मतलब वो कंपनी, जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं, रिपोर्टिंग जो कंपनी है उसकी बात कर रहे हैं, उस कंपनी के लिए कौन बंदा रिलेटेड होगा, जिसका कंट्रोल है या फिर ज्वाइंट कंट्रोल है रिपोर्टिंग एंटिटी के अंदर और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है ओवर द रिपोर्टिंग एंटिटी के ऊपर, और इज ए मेंबर ऑफ द KMP, मतलब उस कंपनी का KMP है या फिर उसकी पेरेंट कंपनी का क्या है, वो KMP है। ये किसमें लिखा हुआ है आपका, AS 24 के अंदर रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन, ठीक है। अब कौन कौन एक्सक्लूडेड है डेफिनेशन ऑफ रिलेटेड पार्टी, अगर हम इस जो बाकी हमने 3 डेफिनेशन देखी उसके हिसाब से, तो KMP और डायरेक्टर ऑफ एसोसिएट और JV का KMP नहीं इंक्लूड है यहाँ पे। पब्लिक कंपनी का जो डायरेक्टर है जो लेस देन 2% होल्ड कर रहा है, मतलब 2% से ऊपर पे, तो वो क्या बन जाएगा, रिलेटेड पार्टी बन जाएगा अगर वो डायरेक्टर है। लेकिन अगर डायरेक्टर है लेकिन लेस देन 2% है, तब हाँ यहाँ पे इंक्लूड नहीं है। और कोई पर्सन सीनियर मैनेजमेंट में अगर अपॉइंट होता है, तो वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया है किसी भी कंपनी में, चाहे कंपनी में हो, एसोसिएट में हो, सब्सिडरी में हो, होल्डिंग में हो, तो वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया है रिलेटेड पार्टी की ट्रांजेक्शन्स के अंदर। अब बात कर लेते हैं कुछ टर्मिनोलॉजी की, जैसे आर्म लेंथ ट्रांजेक्शन्स क्या होती है, ये आपका आगे यूज होगा। आर्म लेंथ ट्रांजेक्शन्स कौन सी होती है,
वो ट्रांजेक्शन्स जो बिटवीन टू रिलेटेड पार्टीज होती है, लेकिन ऐसे ट्रांजेक्शन्स होती है जैसे कि वो क्या है, अनरिलेटेड है, मतलब वही प्राइस लिया जाता है उनसे भी जो रिलेटेड पार्टी है, जैसे कि अनरिलेटेड पार्टी से लिया जाता है, तो उन्हें क्या कहते हैं हम, आर्म लेंथ प्राइस, जिससे कि कोई कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता है फ्रेंड्स। तो अब एक और टर्मिनोलॉजी है ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट। ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट का क्या मतलब है, मींस ऑफिस और अ प्लेस जहां पर अगर कोई डायरेक्टर है, अगर मैं किसी डायरेक्टर की बात करूं, उसको क्या मिल रहा है, होल्डिंग एंड रिसीव फ्रॉम द कंपनी एनीथिंग बाय वे ऑफ रेम्यूनरेशन ओवर एंड अबव द रेम्यूनरेशन, मतलब जो भी जितना रेम्यूनरेशन के लिए वो इंटाइटल है उससे ज्यादा उसको अगर मिल रहा है बाय वे ऑफ सैलरी, फीस, कमीशन, किसी भी तरीके से अगर उसको उससे ज्यादा मिलता है, जितना भी वो रेम्यूनरेशन के लिए इंटाइटल है उससे ज्यादा मिलता है, तो वो उसका क्या कहलाएगा, ऑफिस और अ प्लेस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है। अब अदर देन अगर डायरेक्टर कोई इंडिविजुअल है या कोई फर्म है या पब्लिक प्राइवेट कंपनी है या बॉडी कॉर्पोरेट है हु इज ए रिलेटेड पार्टी, उसके लिए हम क्या कहेंगे, प्लेस ऑफ प्रॉफिट क्या होगा, प्लेस ऑफ प्रॉफिट का मतलब हो गया कि अगर कुछ भी वो रिसीव करता है बाय वे ऑफ रेम्यूनरेशन, सैलरी, कमीशन, परक्विजिट, वो क्या कहलाएगा, प्लेस ऑफ प्रॉफिट कहलाएगा फ्रेंड्स। ठीक है। अब बात करते हैं रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स होती क्या है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स जो वर्ड है वो कंपनीज एक्ट के अंदर सेक्शन अगर 188 की मैं बात करूं वहां पे दिया हुआ ही नहीं है। सेक्शन 188 जो है वो बात करता है कॉन्ट्रैक्ट एंड अरेंजमेंट की, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स की जगह पर वो क्या वर्ड यूज करता है, कॉन्ट्रैक्ट एंड अरेंजमेंट। ठीक है। सेक्शन 188 को अगर आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट एंड अरेंजमेंट वर्ड दिखाई देगा आपको, लेकिन अगर हम एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 कहे तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स की डेफिनेशन वहां पे दी हुई है, ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज और obligation between related parties regardless of whether or not price in charge, मतलब प्राइस चार्ज किया गया है या नहीं किया गया है, कोई भी ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज और ऑब्लिगेशंस बिटवीन रिलेटेड पार्टीज की गई हैं तो वो क्या कहलाएगी, अकाउंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस कहलाएगी। ऐसे ही INDS 24 के अंदर लिखा हुआ है रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन इज ए ट्रांजेक्शंस ऑफ रिसोर्सेज, सर्विसेज और ऑब्लिगेशंस बिटवीन रिपोर्टिंग एंटिटी, जो कि कंपनी है जो रिपोर्ट कर रही है, और रिलेटेड पार्टीज के बीच में अगर कोई भी ट्रांजेक्शन हुई है जो कि रिसोर्सेज से रिलेटेड हो, सर्विसेज से रिलेटेड हो या फिर कोई ऑब्लिगेशन से हो, रिगार्डलेस ऑफ वेदर अ प्राइस इज चार्ज और नॉट। ठीक है। तो ये डेफिनेशन दी थी आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में। अब रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस एज पर सेक्शन 188(1) क्या कहता है, कहता है कि कोई भी कंपनी इंटर नहीं करेगी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट एंड अरेंजमेंट के अंदर। कॉन्ट्रैक्ट एंड अरेंजमेंट का मतलब रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस ही है यहाँ पे। ठीक है। तो कोई भी कंपनी जो है इंटर नहीं करेगी एनी कॉन्ट्रैक्ट एंड अरेंजमेंट के अंदर विद रिलेटेड पार्टी। ठीक है। लेकिन कहता है कर सकती है कब, जब आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अप्रूवल ले लो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का क्या ले लो, अप्रूवल ले लो, कंसेंट ले लो, रेजोल्यूशन पास करना है आपको, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना है विद रिस्पेक्ट टू फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। अब कितनी ट्रांजैक्शंस हैं, 7 ट्रांजैक्शंस हैं। उन 7 ट्रांजैक्शंस अगर आप करते हो किसी रिलेटेड पार्टी के साथ तो आपको क्या करना है, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना है, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अप्रूवल आपको चाहिए रहेगी। तो पहली ट्रांजैक्शन क्या है, सेल, परचेज और सप्लाई ऑफ एनी गुड्स एंड मटीरियल्स। कोई गुड्स आप सेल परचेज कर रहे हो तो उसके लिए अगर आपको रिलेटिव पार्टी के साथ ट्रांजेक्शन करनी है तो बोर्ड रेजोल्यूशन, बोर्ड अप्रूवल चाहिए रहेगी फ्रेंड्स। ठीक है। सेलिंग और अदरवाइज डिस्पोजिंग ऑफ, बाइंग और बाइंग प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, कोई प्रॉपर्टी आप सेल परचेज कर रहे हो, लीजिंग ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, लीजिंग कर रहे हो प्रॉपर्टी की। ठीक है। अवेलिंग और रेंडरिंग ऑफ एनी सर्विसेज, कोई अगर सर्विसेज आप अवेल कर रहे हो, और अपॉइंटमेंट ऑफ एनी एजेंट फॉर परचेज और सेल ऑफ गुड्स, मटेरियल, सर्विसेज और प्रॉपर्टी। एजेंट अपॉइंट कर रहे हो किन के लिए, सेल ऑफ सर्विसेज और लीजिंग ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है। सेल ऑफ प्रॉपर्टी और सेल परचेज ऑफ गुड्स एंड मटेरियल्स, इसके लिए कोई एजेंट अपॉइंट कर रहे हो, या फिर सच रिलेटेड पार्टी, कोई भी रिलेटेड पार्टी अपॉइंट कर रहे हो टू एनी ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट। कहाँ पे अपॉइंट कर रहे हो, प्लेस ऑफ प्रॉफिट में, इन ए कंपनी के अंदर या फिर सब्सिडरी कंपनी के अंदर या फिर एसोसिएट कंपनी के अंदर। तो इन दैट केस आपको क्या करना है, बोर्ड अप्रूवल चाहिए रहेगी। ठीक है। अंडरराइटिंग, अंडरराइटर अपॉइंट कर रहे हो, सब्सक्रिप्शन ऑफ एनी सिक्योरिटी एंड डेरिवेटिव्स ऑफ द कंपनी, तो उस केस में आपको क्या करना है, बोर्ड की अप्रूवल चाहिए रहेगी। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं। पहली एक्सेप्शन क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट शैल बी इंटर विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ मेंबर्स। ठीक है। मेंबर्स की आपको क्या चाहिए,
प्रायर अप्रूवल चाहिए इन व्हाट केस, जब आपका जो भी ट्रांजैक्शंस का जो सम है वो एक्सीड कर जाए थ्रेशोल्ड लिमिट जो भी डिफाइंड है हमारी रूल 15(3) के अंदर। मतलब जो ये 7 ट्रांजैक्शंस थी, इन 7 ट्रांजैक्शंस के लिए आपको बोर्ड की अप्रूवल चाहिए, ठीक है। लेकिन कहता है कि आपको मेंबर्स की अप्रूवल चाहिए, मेंबर्स के लिए मेंबर्स अप्रूवल चाहिए और रेजोल्यूशन पास करना है आपको। कौन सा रेजोल्यूशन होगा? आपका ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होगा। और कब होगा? जब ये जो 7 ट्रांजैक्शंस हैं इनका जो सम है वो एक्सीड कर जाए, या सम का मतलब है यहाँ पे जो थ्रेशोल्ड जो दी गई है किसके अंदर, रूल 15 के अंदर, वो अगर एक्सीड कर जाता है तब आपको क्या करना है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना है। मतलब मेंबर्स की आपको अप्रूवल चाहिए रहेगी। और पेड अप शेयर कैपिटल वाला क्राइटेरिया अभी एप्लीकेबल नहीं है, अभी दिया गया नहीं है। चलिए अब बात करते हैं, अगर मान लो अप्रूवल ले रहे हैं आप किसकी, मेंबर्स की, ठीक है, कंपनी की अप्रूवल ले रहे हैं, मेंबर्स की अप्रूवल ले रहे हैं, लेकिन अगर शेयर होल्डर ही इंटरेस्टेड है तो क्या वो शेयर होल्डर वोट कर सकता है इन सच रेजोल्यूशन? नो, वो उस रेजोल्यूशन के अंदर दैट शेयर होल्डर कैन नॉट वोट, ठीक है, फॉर अप्रूवल ऑफ एनी सच कॉन्ट्रैक्ट एंड अरेंजमेंट जिसके अंदर जिसके अंदर वो क्या है, इंटरेस्टेड है, ठीक है। लेकिन रिलेटेड पार्टी कैन वोट ऑन सच रेजोल्यूशन, उस रेजोल्यूशन में वो वोट कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? व्हेन 90% और मोर मेंबर्स इन नंबर्स आर रिलेटिव ऑफ प्रमोटर। तो जो 90% से ज्यादा जो मेंबर हैं वो रिलेटिव हैं किसके, प्रमोटर के, और या फिर रिलेटेड पार्टी है। अगर 90% से ज्यादा ही अगर रिलेटेड पार्टी हैं तो फिर वोट उनको वोट करने दिया जा सकता है, मतलब वो वोट कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अब बात करते हैं रूल 15(2) की, जिसमें इंटरेस्टेड डायरेक्टर है। मान लो बोर्ड रेजोल्यूशन अगर आप पास कर रहे हो, बोर्ड की अप्रूवल चाहिए, लेकिन डायरेक्टर ही इंटरेस्टेड है, क्या वो डायरेक्टर उस मीटिंग में बैठ सकता है? क्या उस रेजोल्यूशन में बैठ सकता है? वो वोट डाल सकता है? नो। तो वो जो भी डायरेक्टर अगर इंटरेस्टेड है तो डायरेक्टर शैल नॉट प्रेजेंट इन द मीटिंग ड्यूरिंग द डिस्कशन ऑन सब्जेक्ट मैटर। तो वो जब भी वो डिस्कशन होगा इस मैटर पे, इस रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के मैटर पे डिस्कशन होगा, तो वो मेंबर, वो जो डायरेक्टर है वो प्रेजेंट नहीं रहेगा फ्रेंड्स, ठीक है। अब बात करते हैं जो हमें शेयर होल्डर्स की अप्रूवल चाहिए, शेयर होल्डर्स की अप्रूवल चाहिए सेक्शन 188(1) के अंदर रेजोल्यूशन पास करना है मेंबर्स ने, वो एप्लीकेबल नहीं होगा। ट्रांजैक्शन इंटर टू बिटवीन होल्डिंग कंपनी एंड हुल्ली ऑन सब्सिडी कंपनी के अंदर अगर ट्रांजैक्शन हो रहे हैं तब हमें रेजोल्यूशन पास करने की जरूरत नहीं है बाय द मेंबर्स, ठीक है। और जिन कंपनी का मतलब होल्डिंग कंपनी और हुल्ली ऑन सब्सिडी है और उनके अकाउंट क्या होते हैं, कंसोलिडेटेड होते हैं, और वो कंसोलिडेटेड अकाउंट जो है वो रखे जाते हैं किसके पास, शेयर होल्डर्स के पास, इन ए जनरल मीटिंग, ठीक है। अब बात करते हैं सेक्शन 188(1) जो है वो एप्लीकेबल ही नहीं होगा एनी ट्रांजैक्शन इंटर इनटू बाय अ कंपनी, अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर वो ट्रांजैक्शन किए जा रहे हैं, और ट्रांजैक्शन विच आर ऑन आर्म्स लेंथ बेसिस, अगर आर्म लेंथ बेसिस पे किए जा रहे हैं और ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में अगर काम किया जा रहा है तो सेक्शन 188(1) एप्लीकेबल ही नहीं होगा। चलिए फ्रेंड्स अब समझ लेते हैं रूल 15(3) को, जो बात करता है प्रायर अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी इज रिक्वायर्ड। अगर ट्रांजैक्शंस जो है, कॉन्ट्रैक्ट एंड अरेंजमेंट जो है वो एक्सीड कर जाते हैं क्राइटेरिया एज मेंशन बिलो, मतलब जो ये क्राइटेरिया है, जो 7 ट्रांजैक्शंस थी हमारी, उन 7 ट्रांजैक्शंस में हमें रिक्वायरमेंट होती है बोर्ड मीटिंग की। लेकिन कहता है कि अगर ये क्राइटेरिया अगर एक्सीड कर जाता है, मतलब ये अगर थ्रेशोल्ड लिमिट एक्सीड कर जाता है, तब हम उस केस में हमें बोर्ड रेजोल्यूशन की नहीं, हमें फिर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन की चाहिए होती है, मतलब मेंबर्स की अप्रूवल चाहिए होती है। यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की अप्रूवल से काम नहीं चलेगा। अगर इस लिमिट से अगर एक्सीड कर जाती है, अगर इस लिमिट के अंदर अंदर है तो बोर्ड रेजोल्यूशन चलेगा, लेकिन इस लिमिट से अगर एक्सीड कर गया तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, प्रायर अप्रूवल चाहिए होगी किसकी, शेयर होल्डर्स की फ्रेंड्स, ठीक है। अब बुक में अगर आप देखेंगे तो केवल रेजोल्यूशन वर्ड होगा, वहां पे ऑर्डिनरी वर्ड नहीं है, लेकिन कुछ टाइम पहले यहाँ पे स्पेशल रेजोल्यूशन वर्ड हुआ करता था एक्ट के अंदर, बट उस स्पेशल वर्ड को हटा दिया है गवर्नमेंट ने, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से भी आप अप्रूवल ले सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्या क्राइटेरिया है एक बार समझ लेते हैं फ्रेंड्स, क्या थ्रेशोल्ड लिमिट दिया हुआ है। तो पहला जो है, जो ट्रांजैक्शन अगर आप सेल कर रहे हो, परचेज कर रहे हो, सप्लाई कर रहे हो ऑफ एनी गुड्स मटेरियल डायरेक्टली और थ्रू अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट, ठीक है, अगर एजेंट के थ्रू कर रहे हो या डायरेक्टली कर रहे हो, अमाउंटिंग टू 10% ऑफ मोर ऑफ टर्नओवर, अगर टर्नओवर के 10% से ज्यादा, और 100 करोड़, विच एवर इज लोअर, अगर इनके
10% ऑफ टर्नओवर या फिर 100 करोड़, इनसे जो भी कम होगा उससे ज्यादा के अगर आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो, क्या किस लिए ट्रांजेक्शन कर रहे हो, सेल परचेज ऑफ एनी गुड्स और मटेरियल, तो उस केस में आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, शेयर होल्डर्स के अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी। ऐसे ही सेम सेलिंग और अदरवाइज डिस्पोजिंग ऑफ बाइंग प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, अगर आप कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड सेल परचेज करते हो तथा 10% ऑफ मोर ऑफ नेटवर्थ, यहाँ पे वर्ड है नेटवर्थ, यहाँ पे था टर्नओवर, नेटवर्थ और 100 करोड़ विच एवर इज लोअर, जो भी लोअर होगा इनमें से उससे ज्यादा की अगर आप ट्रांजेक्शन करते हो तो क्या चाहिए आपको, प्रायर अप्रूवल चाहिए शेयर होल्डर्स की। ऐसी लीजिंग ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड करते हो 10% और मोर ऑफ नेटवर्थ और 10% ऑफ मोर ऑफ टर्नओवर और 100 करोड़, इन तीनों में से जो भी कम होगा उससे ज्यादा की ट्रांजेक्शन करते हो तो क्या चाहिए, अप्रूवल। ठीक है, अवेलिंग रेंडरिंग ऑफ एनी सर्विसेज, तो अमाउंटिंग 10% ऑफ टर्नओवर, यहाँ पे टर्नओवर है और 50 करोड़ है यहाँ पे। ठीक है, विच एवर इज लोअर, तो इनमें से जो भी ज्यादा होगा तब भी आपको क्या चाहिए, अप्रूवल। अब बात करते हैं अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस और अ प्लेस ऑफ प्रॉफिट, अगर कोई प्लेस ऑफ प्रॉफिट पे कोई अपॉइंटमेंट आप कर रहे हो किसी डायरेक्टर की या किसी अदर पर्सन की, ठीक है, तो उसके इसमें रेम्यूनरेशन जो होगा आपका 2.5 लाख रुपए पर मंथ से ज्यादा अगर होता है तब आपको अप्रूवल चाहिए किसकी, शेयर होल्डर की, अदरवाइज आप बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन या बोर्ड अप्रूवल से भी काम चला सकते हो। ठीक है, अंडर राइटिंग कर रहे हो सब्सक्रिप्शन ऑफ एनी सिक्योरिटीज, मतलब अंडर राइटर अपॉइंट करते हो तो रेम्यूनरेशन किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, 1% ऑफ द नेटवर्थ, अगर 1% ऑफ नेटवर्थ से ज्यादा है तो अप्रूवल चाहिए किसकी, शेयर होल्डर्स की। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं अप्रूवल ऑफ आरपीटी इन ऑडिट कमिटी। तो ऑडिट कमिटी का भी कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, जैसे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूवल देते हैं, सेक्शन 188(1) के अंदर लिखा हुआ है, लेकिन सेक्शन 177 और सबसेक्शन 4 के अंदर ये मेंशन है कि ऑडिट कमेटी जो है अप्रूव करेगी जो भी आपके रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस होगी या फिर उनमें कोई मॉडिफिकेशन होगा, उसको वो क्या देगी, अप्रूवल देगी, एज स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड। बोर्ड उसको स्पेसिफाइड करता है, उसको पावर देता है किसको, ऑडिट कमेटी को, और ऑडिट कमेटी जो है अप्रूव करती है जितने भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस होती है। लेकिन इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं, ऑडिट कमेटी में मेक ओमनिबस अप्रूवल। ओमनिबस अप्रूवल का मतलब है कि कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस होती है, कुछ ऐसी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस होती है जो रिपीटेटिव नेचर की होती है, मतलब साल में कई बार होती है, तो जो एक ओमनिबस अप्रूवल है एक फाइनेंशियल ईयर में एक बार लिया जा सकता है फॉर रिपीटेटिव जो भी ट्रांजैक्शंस हैं उनके लिए। ठीक है, लेकिन इन ट्रांजैक्शंस इसके लिए उसको कुछ कंडीशंस हैं वो फुलफिल करनी होती है, जैसे कि कितना वो ट्रांजैक्शंस की कितनी लिमिट वो प्रेस्क्राइब करे, मैक्सिमम लिमिट क्या होगी और पर ट्रांजैक्शन कितनी लिमिट रखी जाएगी ट्रांजैक्शन करने के लिए रिलेटेड पार्टी से। ठीक है, तो इस तरह की कंडीशन वो फुलफिल करेगी और इसके बाद अगर उसको लगता है कि इसके लिए ओमनिबस अप्रूवल ली जा सकती है तो ऑडिट कमेटी क्या कर लेगी, किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस के लिए ओमनिबस अप्रूवल ले लेगी। ठीक है, और कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो अदर देन सेक्शन 188 के अंदर मेंशंस हैं, ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं जो ऑडिट कमेटी अप्रूव नहीं करती है तो वो उसको रिकमेंड कर देगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। और अगर कोई ट्रांजैक्शन ऐसा है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन ऐसा है जो 1 करोड़ से कम का है लेकिन वो विदाउट ऑब्टेनिंग अप्रूवल ऑफ द ऑडिट कमेटी अगर किया गया है और उसको रेक्टिफाई नहीं किया विद इन 3 मंथ्स तो वो क्या होगा, वॉइडेबल होगा एट द ऑप्शन ऑफ ऑडिट कमेटी, मतलब ऑडिट कमेटी इसको वॉइड भी करार दे सकती है। ठीक है, अब अगर आरपीटी इज रिलेटेड पार्टी, आरपीटी विद द रिलेटेड पार्टी टू एनी डायरेक्टर, अगर कोई किसी डायरेक्टर ने किया है या किसी डायरेक्टर को ऑथराइज किया है किसी और डायरेक्टर ने, तो उसको वो क्या करेगा, इंडेमनीफाई करेगा कंपनी को अगेंस्ट एनी लॉस। अगर कोई लॉस होता है तो उस केस में वो डायरेक्टर ही रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, लेकिन कहता है कि ये जो क्लॉज है, ये जो सेक्शन है वो एप्लीकेबल नहीं होगा उस केस में जहां पर होल्डिंग कंपनी और हुल्ली ओन सब्सिडरी के बीच में ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। ठीक है, अब एक बार ये देख लेते हैं कि क्या प्रोसेस रहेगा आरपीटी का, मतलब कैसे अप्रूवल हमको मिलेगी। तो सबसे पहले मैंने बात करी कि ऑडिट कमेटी, ऑडिट कमेटी सबसे बेसिक लेवल से है कि सबसे पहले आप कोई भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो ऑडिट कमेटी के पास जाओगे, ऑडिट कमेटी में आपका मैटर रखा जाएगा सेक्शन 177 के अंदर। ठीक है, ऑडिट कमेटी प्रायर अप्रूवल देगी सारे के सारे जितने भी आरपीटी आपके हो गए। अगर कुछ मान लो ऐसी ट्रांजैक्शन हैं जिसके लिए ओमनिबस अप्रूवल रिक्वायर्ड है या ओमनिबस अप्रूवल दी गई है तो वो ऑडिट कमेटी क्या कर सकती है, ओमनिबस अप्रूवल भी दे सकती है फॉर सर्टेन आरपीटीज। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, जो भी अप्रूवल आपको ऑडिट कमेटी से मिल गई है फिर आप क्या लोगे, बोर्ड की अप्रूवल लोगे, अप्रूवल अंडर सेक्शन 188(1) के अंदर। ठीक है, अगर आपकी जो जितनी भी रिलेटेड पार्टी है वो 7 ट्रांजैक्शन में पड़ती है और विद इन द थ्रेशोल्ड लिमिट है तो आप सेक्शन 188(1) के अंदर बोर्ड से अप्रूवल लोगे उन रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को लेकर। ठीक है, मेंबर्स की अप्रूवल की जरूरत कब पड़ेगी, मेंबर्स की अप्रूवल अगर आपने बोर्ड की अप्रूवल ले ली है, ठीक है, मेंबर्स की अप्रूवल अगर मान लो आपका जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो क्रॉस कर जाता है रेगुलेशन रूल 15(3) के अंदर, रूल 15(3) अभी हमने पढ़ा कि जितने भी जो थ्रेशोल्ड लिमिट है अगर उससे एक्सीड कर जाता है तो आपको किसकी जरूरत पड़ती है, मेंबर्स अप्रूवल की जरूरत पड़ती है। और
एलओडीआर, सेबी एलओडीआर के अंदर रेगुलेशन 23 भी कहता है कि ऑल मटेरियल रिलेटेड पार्टीज ट्रांजेक्शन जो होती है उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, मेंबर्स अप्रूवल की जरूरत पड़ती है। तो ये हमारा प्रोसेस रहता है अप्रूवल का फ्रेंड्स, ठीक है। अब बात करते हैं सेक्शन 188(2) की, जिसके अंदर कहता है कि डिस्क्लोजर देना है आपको आरपीटी का, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस का, किसके अंदर, बोर्ड रिपोर्ट के अंदर, बोर्ड रिपोर्ट अंडर सेक्शन 134 के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं सेक्शन 188(3) रेक्टिफिकेशन विद इन 3 मंथ। मान लो आपने कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन कर दी है, ठीक है, बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स के साथ आपने, लेकिन शेयर होल्डर से भी अप्रूवल नहीं ली या फिर बोर्ड से भी अप्रूवल नहीं ली, प्री अप्रूवल नहीं ली, प्रायर अप्रूवल नहीं ली, तो उस केस में आप रेक्टिफाई कर सकते हो उस रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन को विद इन 3 मंथ्स। अगर आपने मान लो वो 3 मंथ्स के अंदर रेक्टिफाई नहीं किया तो वो वॉइडेबल हो जाएगा एट द ऑप्शन ऑफ बोर्ड। अगर बोर्ड से अप्रूवल चाहिए थी तो बोर्ड उसको वॉइडेबल कर सकता है, वॉइड कर सकता है, या फिर अगर शेयर होल्डर की अप्रूवल चाहिए थी तो शेयर होल्डर भी उसको क्या कर सकते हैं, वॉइड कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और अगर किसी भी तरह का अगर लॉस होता है तो जो भी डायरेक्टर अथोराइज है या फिर जो भी डायरेक्टर इन्वॉल्व है वो इंडेमनीफाई करेगा एनी लॉस, एनी कंपनी को इंडेमनीफाई करेगा एनी अगेंस्ट एनी लॉस, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कंट्रावेंशन अगर होता है कंपनीज एक्ट के अंदर तो उसके अंदर कितनी पेनल्टी लगेगी। जो भी डायरेक्टर है और कोई भी जो एम्प्लॉय है जो अथोराइज किया गया है उसको पेनल्टी देनी पड़ेगी अगर वो कंट्रावेंशन करता है। इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी 25 लाख रुपए की पेनल्टी लगेगी और इन केस ऑफ एनी अदर कंपनी 5 लाख रुपए की पेनल्टी लगेगी फ्रेंड्स। और सेक्शन 188(4) भी कहता है कि अगर कोई लॉस हो जाता है कंपनी को तो कंपनी जो है वो रिकवर कर सकती है वो उस लॉस को, किससे, जो भी डायरेक्टर है अथोराइज और एनी अदर एम्प्लॉय जो भी अथोराइज किया गया है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, ये तो कंपनीज एक्ट की बात थी कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन क्या होती है। अब रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन जो है सेबी एलओडीआर के अंदर क्या मेंशन की गई है, तो सेबी एलओडीआर के अंदर भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन दी हुई है, ठीक है फ्रेंड्स। तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन अगर हम सेबी एलओडीआर में देखें तो एज सेम एज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ए ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज, सर्विसेज और ऑब्लिगेशंस बिटवीन लिस्टेड एंटिटी एंड रिलेटेड पार्टी रिगार्डलेस ऑफ वेदर अ प्राइस इज चार्ज और नॉट, ठीक है। अब रेगुलेशन 23 के अंदर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के बारे में बात की गई है फ्रेंड्स। तो लिस्टेड कंपनी को फॉर्मुलेट करनी होती है एक पॉलिसी ऑन मटेरियलिटी ऑफ related party transactions on dealing with related party transactions including clear threshold limit उसको बतानी होती है। एक पॉलिसी बनाएगा, उस पॉलिसी के अंदर वो थ्रेशोल्ड लिमिट बनाएगा कि इतने लिमिट तक हम रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं और उस पॉलिसी को जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूव करेंगे और एवरी 3 ईयर्स के अंदर उस पॉलिसी को रिव्यू किया जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब कहता है कि ऑल रेगुलेशन 23 सब रूल क्या कहता है 2 कहता है ऑल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन सेल रिक्वायर्ड प्रायर अप्रूवल ऑफ ऑडिट कमेटी, ठीक है। उसके लिए हमें क्या चाहिए, प्रायर अप्रूवल चाहिए ऑडिट कमेटी की। इसका मतलब ऑडिट कमेटी की अगर लिस्टेड एंटिटी है आपकी तो ऑडिट कमेटी की अप्रूवल तो चाहिए ही रहेगी फ्रेंड्स, ठीक है। ऐसे ही ऑडिट कमेटी क्या कर सकती है, ओमनिबस अप्रूवल दे सकती है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। ऑल मटेरियल आरपीटी सेल रिक्वायर्ड अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर, तो जितनी भी मटेरियल आरपीटी है उसके लिए आपको क्या चाहिए होती है, शेयर होल्डर्स की अप्रूवल चाहिए होती है, ठीक है। अब बात करते हैं ये जो सेक्शन है सब रूल जो है 2, 3 एंड 4 ये एप्लीकेबल ही नहीं होगा इन दैट केस आरपीटी अगर इंटर की गई है बिटवीन 2 गवर्नमेंट कंपनी। अगर 2 गवर्नमेंट कंपनी आरपीटी के अंदर इंटर हो रही है तो उसमें उस केस में ये एप्लीकेबल नहीं होगा। और अगर आरपीटी इंटर्ड बिटवीन द होल्डिंग कंपनी एंड होल्डी ओन्ड सब्सिडरी जिसके अकाउंट्स क्या हो जाएंगे, कंसोलिडेट हो जाएंगे, तो उस केस में भी ये एप्लीकेबल नहीं होगा। अब आरपीटी की जो डिस्क्लोजर है सेबी एलओडीआर के अंदर क्या कहां पे लिखे हुए हैं, रेगुलेशन 53 के अंदर बात करता है डिस्क्लोजर आपको देना है आरपीटी का, कहां पे देना है, एनुअल रिपोर्ट्स के अंदर। और वो फॉर्मेट कहां पे प्रिस्क्राइब किया गया है, पार्ट ए ऑफ शेड्यूल 5। आप अगर पार्ट ए शेड्यूल 5 देखेंगे तो वहां पे आरपीटी का डिस्क्लोजर की बात करता है फ्रेंड्स। ऐसे ही रेगुलेशन 34(3) के अंदर भी बात करता है कि आपको डिस्क्लोजर देना है एनुअल रिपोर्ट के अंदर, इन एडिशन टू डिस्क्लोजर टू बी मेड इन द बोर्ड्स रिपोर्ट अंडर सेक्शन 134। तो शेड्यूल 5 के अंदर यही सेम शेड्यूल 5 है, ठीक है। उसके बाद रेगुलेशन 23(9) के अंदर भी बात करता है कि लिस्टेड एंटिटीज को सबमिट करना रहता है कि सबमिट करना रहता है विद इन 30 डेज। क्या 30 डेज में क्या सबमिट करना होता है, डिस्क्लोजर ऑफ आरपीटी ऑन कंसोलिडेटेड बेसिस। और कब करना होता है, from the date of publication of standalone and consolidated financial results for the half year। अगर हाफ ईयर के जब भी आप कंसोलिडेटेड या स्टैंड अलोन जो भी फाइनेंशियल आप सबमिट करेंगे उसके विद इन 30 डेज आपको क्या फाइल करना है, डिस्क्लोजर ऑफ आरपीटी। कहाँ पे फाइल करना है आपको, स्टॉक एक्सचेंज में, ठीक है। और सेम शैल बी पब्लिश इन द
वेबसाइट है ऑल्सो, ठीक है। अब अगर बात करें कि कौन सी ऐसी कंडीशंस है जिससे हम सेक्शन 188 से बच सकते हैं, तो दो कंडीशंस हैं यहाँ पे, हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इस चीज को। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में अगर हम कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तब हमारा ये प्रोविजन नहीं लगेगा और आर्म लेंथ प्राइस पर वो ट्रांजेक्शन होने चाहिए फ्रेंड। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको इस वीडियो से आरपीटी के प्रोविजंस को समझने में आसानी हुई होगी। अगर आपको कोई डाउट या सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट या मेल कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, अगर वीडियो से आपको थोड़ा सा भी अगर फायदा हुआ है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इट मोटिवेट्स मी अ लॉट। और अगर आपको ये पीपीटी चाहिए होगी तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप स्लाइड शेयर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहे। जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, जय हिंद।